का हमारे चैनल डोर ऑफ नेट जेआरएफ में स्वागत है दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपकी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन निकालने में काफ़ी मदद करने वाले हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में कि आखिर होता क्या है और क्यों इसे बनाया जाता है और किन स्टेज में इसे बनाया जाता है। दोस्तों रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को समझने के लिए आपको एक इमेज को समझना होगा कि आखिर ये क्या है। दरअसल दोस्तों मान लीजिए कि एक इकोनॉमी ये है और एक सेपरेट इकोनॉमी ये है, तो ये दो सेपरेट इकोनॉमी बन गई। फिर आप इमेज को आगे देखेंगे, अगली स्टेज में ये पाएंगे कि ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्ट हो रहे हैं बीच में। फिर आप तीसरी स्टेज में देखेंगे दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्ट हो गए हैं और चौथी स्टेज में आप देखेंगे दोस्तों कि ये दोनों दो ना रह करके एक ही बन गए हैं दोस्तों। दरअसल रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऐसा ही कुछ स्टेप बाइज स्टेप होता है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों एक रीजन में जो कंट्रीज़ होती हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट देने के लिए और बेनिफिट लेने के लिए एक दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, साथ में आते हैं, ताकि हम ट्रेडिंग में एक दूसरे का साथ निभा सकें और फ़ायदा भी ले सके दोस्तों। जैसे कि हम बात करेंगे एग्जाम्पल में, नाफ्ता बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका जो है वहाँ पर ही बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के बीच में एक हुआ है और इन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली है जिसे कि हम नाफ्ता के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है। तो इसमें क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ सेपरेट स्टेट मर्ज इन लार्जर एंटिटीज़। अलग अलग स्टेट जो होते हैं, देश होते हैं, वो मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं और एक लार्जर एंटिटी बना लेते हैं। और क्या करते हैं दोस्तों, रिमूवल ऑफ ऑल बैरियर्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक को कोऑपरेट करने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए जो भी बैरियर्स आते हैं उनको रिमूव किया जाता है ताकि हम एक यूनिट बन सकें, इंटीग्रेशन हम लोग कर सकें। यहाँ पर क्या होता है, सेवरल नेशनल इकोनॉमीज इनटू ए लार्जर टेरिटोरियल यूनिट। बहुत सारे देश साथ में आते हैं और एक यूनिट में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फिर हम देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बॉर्डर। जो आर्थिक हमने सीमाएं बना करके रखी हुई हैं, इकोनॉमिक जो हमने बॉर्डर बना करके रखी हुई हैं, उसको हम एलिमिनेट करते हैं और हम एक हो जाते हैं दोस्तों। अब देखिए कि किन स्टेप में ये होता है दोस्तों, किस प्रकार से ये होता है। तो आपको यहाँ पर 5 स्टेप दिख रही होंगी। मैं यहाँ आपको एक स्टेप और बताना चाहूँगा जिसको कि हम बोलेंगे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। दरअसल हम इसको अभी स्टेप नंबर 1 मानेंगे यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है दोस्तों कि हम किसी भी हमारे साथी देश को प्रेफरेंस देते हैं किसी दूसरे के मुकाबले। जैसे कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो भारत और नेपाल, मान लीजिए कि इन लोगों ने एक इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो भारत ने क्या किया हुआ है, नेपाल को प्रेफरेंशियल कंट्री का दर्जा दे करके रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि भारत अगर कोई सामान खरीदता है तो वह किसी दूसरे देश के मुकाबले नेपाल से खरीदना पसंद करेगा, हम नेपाल को प्रेफरेंस देंगे। तो सबसे पहला एक जो इंटीग्रेशन होता है वो इस प्रकार से होता है कि हम एक दूसरे को प्रेफरेंस देते हैं दूसरों के मुकाबले। फिर अगर चीज़ें और अच्छी आगे बढ़ जाती हैं तो हम स्टेज नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे, फ्री ट्रेड कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमने प्रेफरेंस देने के बाद फिर हमने जो भी कुछ हमारे बीच में बैरियर्स हैं, जो बैरियर्स हैं वो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जो हैं, हम उनको क्या करते हैं दोस्तों, रिडक्शन करते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर आप नाफ्ता बढ़िया एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, और ये मर्कोसुर और एशियन जो हैं ये भी इसी का एग्जाम्पल दिखते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पर फ्री ट्रेड में भी सफल हो जाते हैं, बैरियर्स को हटाने में सफल हो जाते हैं, तो हम लोग स्टेप नंबर 3 में जाएंगे जिसको कि हम क्या बोलेंगे, कस्टम यूनियंस बोलेंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पीटीए और फ्री ट्रेड के गुण तो मिलते ही हैं दोस्तों। एक बात और हम ऐड ऑन कर देते हैं कि हम कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स लेकर के आ जाते हैं। मतलब अगर एग्जाम्पल से बात करें हम लोग दोस्तों, तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है कि भारत प्लस नेपाल, अगर ये दोनों ने एक कस्टम यूनियन बना के रखा हुआ है तो इन दोनों ने आपस के तो बैरियर्स हटा ही दिए होंगे, साथ में इनकी जोड़ी क्या करेगी कि बाहरी व्यक्ति कोई भी है, मान लीजिए पाकिस्तान, तो ये कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स लगाएंगे
पाकिस्तान के लिए, मतलब जो भारत लगाएगा वही क्या लगाएगा, नेपाल भी वही वेरिएट्स पाकिस्तान के लिए बना करके रखेगा। मतलब जोड़ी और मजबूत हो गई है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों, तो इसका बढ़िया एग्जाम्पल हमको देखने को मिलेगा, जो एक एंडियन यूनियन है, हम उसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। अब एंडियन आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, तो आपको जगह बता दूं कि जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के वेस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको बना करके रखा है, जो पेरू वगैरह कंट्रीज आती हैं वो। साथ में एक और कंट्री का नाम लूँगा, एक और यूनियन का नाम लूँगा मैं, जिसको कि हम नाम देंगे दोस्तों कैरिबियन कम्युनिटी, कैरिबियन कम्युनिटी। दोस्तों ये कैरेबियन कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इसको बना करके रखा हो, जिसको कि हम कैरीकॉम भी कहते हैं। अगर आपने जमैका का नाम सुना हो, यूसेन बोल्ट का नाम सुना हो, आपने अगर जो ड्रेरन ब्रावो हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी, अगर इनका नाम सुना हो, तो ये इन्हीं देशों से ताल्लुकात रखते हैं, वो इन्हीं देशों के हैं दोस्तों। तो ये जो मैंने नाम लिखे हैं कम्युनिटी के, यूनियन के, ये कस्टम यूनियन की बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर, इसका कि नाम है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या होता है कि अगर आपने कस्टम यूनियन अच्छी बना ली, अगर आपने कस्टम यूनियन अच्छी बना ली है दोस्तों, तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, आप कॉमन मार्केट को पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सारे गुण तो मिल ही जाएंगे पीटीए के, फ्री ट्रेड के, कस्टम यूनियन के। यहाँ पर एक बात और है कि हम फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड सर्विस, मतलब जिन भी देशों के बीच में ये हुआ है, जैसे कि हमें बोलूँगा ईयू की बात कर लें हम लोग, यूरोपियन जो यूनियन है उनकी बात करूँ मैं, तो इन देशों में क्या होता है दोस्तों कि अब कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट हैं वो फ्रीली एक्सचेंज हो जाते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, इंसान लोग जो हैं, सर्विसेज जो हैं, वो भी फ्री मूव करते हैं। मतलब बात केवल अब बिजनेस की नहीं रह गई है, अब ये चीज़ें भी फ्रीली मूवमेंट करते हैं वहाँ पर। अब अगर ये सफल हो जाता है दोस्तों, तो हम पहुँच जाते हैं कहाँ पर, इकोनॉमिक यूनियन पर। यहाँ पर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें तो मिलती ही हैं आपको, साथ ही एक बात ये हो जाती है कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, हमारी जो फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे देश में जो आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है, सरकार हर साल बजट लेकर के आती है, हमारे यहाँ पर टैक्सेशन हर बार अपडेट होता है, तो ये चीज़ें भी देश आपस में मिलके फिर डिसाइड करते हैं। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और टैक्स रेट वगैरह जो हैं वो एक देश के नहीं रह जाते हैं, पूरे यूनियन एक साथ डिसाइड करने लग जाते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म पर। अगर ऐसा होने लग जाता है तो इसका मतलब हम मानेंगे कि हमारी इकोनॉमिक यूनियन बन चुकी है, जो कि ईयू ने किया हुआ है, वो भी पार्शली यूरोपियन यूनियन ने ऐसा किया हुआ है। दोस्तों आखिरी स्टेप होती है आपकी पॉलिटिकल यूनियन की। तो वैसे तो वर्तमान में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, परंतु अगर मान लीजिए कि कुछ देश आपस में मिलकर के एक देश बना लेते हैं, तो हम कहेंगे कि इन्होंने पॉलिटिकल यूनियन बना लिया है। जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ये जो बांग्लादेश हैं हमारे पड़ोसी, ये सब अपना एग्जिस्टेंस हटा देते हैं और भारत में ही मिल जाते हैं, तो हम कह देंगे कि ये पॉलिटिकल यूनियन इन्होंने बना लिया है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से फिर ये चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको इंटीग्रेशन करना होता है। अब अपन देखेंगे दोस्तों कि 1961 में एक इकोनॉमिस्ट हुए थे, बेला बलासा, इनका नाम है बेला बलासा। इन्होंने 1961 में इन्हीं चीज़ को, इन्हीं स्टेप्स को 5 स्टेज में समझाया हुआ था। मतलब आप अगर देखेंगे तो ये दोनों ही चीज़ तो एक है, परंतु डिफरेंट तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो इन्होंने जो 5 स्टेज या 5 लेवल कहे थे वो ये थे कि आप फ्री एक्सचेंज एरिया, जो कि हमने यहाँ पर पीटीए नाम दिया था, उन्होंने इसको नाम दिया फ्री एक्सचेंज एरिया नाम दिया। फिर इन्होंने उसके बाद सीधा कह दिया, हमने फिर फ्री ट्रेड कहा था, इन्होंने सीधा फिर कस्टम यूनियन कह दिया। फिर उसके बाद मार्केट, कॉमन मार्केट कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक यूनियन कर दिया। फिर इन्होंने आखिरी में जाकर के इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन उसको कर दिया। तो जो बेला बलासा ने 5 स्टेज दी थी इंटीग्रेशन की, वो कुछ इस प्रकार से दी थी दोस्तों। अब हम समझते हैं दोस्तों कि हम इंटीग्रेशन कर ही क्यों रहे हैं, तो इसके कारण जानते हैं हम लोग। सबसे पहला कारण ये है दोस्तों कि हम इससे मार्केट को एक्सेस कर पाएंगे, दूसरे देश के मार्केट में भी हम जा सकते हैं, टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस इन दी वर्ल्ड मार्केट। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारी जो कंपटीशन करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगर भारत अकेले, इंडिया अगर अकेले कंपटीशन कर रहा है तो हो सकता है थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए,
पर हम अगर आसपास के देशों को मिला लें और 8-10 कंट्रीज़ हो जाएं और एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर लें तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाएगी दोस्तों। वहीं पर हम ये देखते हैं दोस्तों, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर यूज़ ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, हमने ट्रेड के लिए, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लॉ की बात कर लेते हैं, तो ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ लॉ बनाए हैं और भी हमने कई चीज़ें की हुई हैं, तो इन लॉ का अनफेयर यूज़ ना हो, इससे भी हम बचने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन करते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे सॉलिडिफाई डोमेस्टिक रिफॉर्म। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ की गवर्नमेंट होती हैं, कई बार वो डिसीजंस नहीं ले पाती हैं अपोजिशंस के विरोध के कारण। जैसे हम इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इंडिया में अगर मान लीजिए हम लिबरलाइजेशन लाना चाहते हैं तो क्या होगा, अपोजिशंस इसका विरोध करेगा। अगर विरोध करता है तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी, और जो विपक्ष है जब वो सरकार में आएगा तो फिर जो सरकार है वो विपक्ष में जाने के बाद वो विरोध करेगी। परंतु जब यही चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर हो जाती हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को लेकर के चीज़ें आती हैं, तो फिर इतना विरोध नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस माध्यम से हमारे डोमेस्टिक रिफॉर्म्स भी हो जाते हैं। फिर हम कहेंगे इंटेंसिफाई पावर इन द इंटरनेशनल नेगोशिएशन। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो जहाँ पर हम अकेले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेगोशिएट करेंगे लॉज को लेकर के, कोई दूसरी चीज़ों को लेकर के, तो हो सकता है कि हम कमज़ोर पड़ जाएं। परंतु जब हम ग्रुप में नेगोशिएट करेंगे तो हम एक मजबूत पावर के रूप में नज़र आएंगे। यहाँ से दोस्तों हमको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है और साथ ही साथ ये हमको गार्ड करता है अगेंस्ट स्लोड मल्टीलेटरल लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन हर देश चाहता है, तो रीजनल इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है कि ये अगर लिबरलाइजेशन धीरे धीरे चल रहा होता है तो उसको फिर ये स्पीड देता है, तो फिर क्या होता है कि कंट्री जल्दी लिबरलाइज होती है। तो ये कुछ कारण हैं दोस्तों कि क्यों हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को करते हैं दोस्तों। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसका कि नाम है डोर ऑफ नेट जेआरएफ दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों।